स्वाध्याय टीवी। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी भाषा का विकास और आधुनिक युग, इस विषय की चर्चा को अब हम भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम द्विवेदी युग की पृष्ठभूमि से आपको परिचित कराएंगे और उसके बाद द्विवेदी युग में हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ और किन लोगों के कारण हुआ, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम द्विवेदी युग और पृष्ठभूमि। हम पहले कह चुके हैं कि हिंदी भाषा के विकास के आधुनिक युग की शुरुआत भारतीय हरिश्चंद्र जी से होती है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में हुए परिवर्तनों ने इस युग की भूमिका का निर्माण किया। कवि अब रीतकालीन परिवेश से बाहर आकर जीवन की गहन समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रेरित हुआ। रेल, तार, डाक व्यवस्था एवं आवागमन की विविध सुविधाओं ने अंग्रेजों ने देश के विभिन्न भागों में अपने शासन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए स्थापित की थी, किंतु इनसे स्वतः ही सांस्कृतिक, राजनीतिक एकता को भौतिक आधार प्राप्त होने लगा। धीरे धीरे विचारशील लोगों को ध्यान आने लगा कि यह व्यवस्था शांति, न्याय, सुविधाएं की बातें दिखाने की थी। असलियत यह थी कि यह सारा काम जनता के प्रति सहानुभूति से न होकर अपनी सत्ता को दृढ़ बनाने और उसके माध्यम से भारत जैसे संपन्न देश की आर्थिक शोषण करने के उद्देश्य से प्रेरित था। भारतीय युग के साहित्यकारों ने अंग्रेजों की इस असलियत को जनसामान्य की भाषा, खड़ी बोली हिंदी में व्यंग्यात्मक अभिव्यंजना की। जैसे जैसे भारतीय युग का साहित्यकार देश की व्यवस्था एवं न्याय स्थिति के प्रति सजग हो गया, वैसे ही वैसे शासन के प्रति लोगों में आदर, भक्ति एवं विश्वास लोप होता गया। राष्ट्रभक्ति, स्वतंत्रता प्रेम, स्वजन उद्धार की भावना और जोर पकड़ने लगी। देशभक्ति अब राजभक्ति पर हावी हो गई। द्विवेदी युग में आकर स्वातंत्र्य प्रेम, स्वाधीनता आंदोलन और अधिक शक्तिशाली हो गया। भारतीय राजनीति में नेहरू, तिलक, गोखले आदि पूरी शक्ति और चेतना के साथ ब्रिटिश उपन्यास, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवादी शक्तियों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए संकल्पबद्ध रूप में सामने आए। पराधीनता के विरुद्ध विद्रोह इस स्वाधीनता आंदोलन की ऐसी पुकार थी जिसने 1905 के स्वदेशी आंदोलनों के साथ देश की प्राचीन परंपराओं की पुनर्व्याख्या कर एक नवीन मूल दृष्टि पैदा की थी। इस नई दृष्टि की अभिव्यक्ति के लिए भारतीय युग में खड़ी बोली हिंदी साहित्य की नई भाषा उभर कर सामने आई और उसका अद्भुत विकास भी हुआ। परंतु इच्छा एवं प्रयास के बावजूद भी काव्य में खड़ी बोली को अधिक सफलता नहीं मिली थी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के अनुशासित निर्देशन में खड़ी बोली में काव्य लिखने की प्रक्रिया वेग से साथ संपन्न हुई। यह इस काल में इतना आवश्यक काम था कि सृजनशील साहित्यकार की दृष्टि से गौड़ महत्व का होने पर भी सर्वसम्मति से उन्हें युग निर्माता स्वीकार कर लिया गया। अब ब्रजभाषा काव्य की सामंतवादी रूढ़ियों को पीछे धकेलकर हिंदी खड़ी बोली में काव्य सृजन का मार्ग अपनाया गया। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली की स्वीकृति का कारण अब नई संवेदना को पुरानी भाषा में व्यक्त करना संभव नहीं था। इसलिए साहित्य के गद्य पद्य दोनों क्षेत्रों में खड़ी बोली हिंदी की प्रतिष्ठा हुई। आचार्य शुक्ल ने इस काल को हिंदी साहित्य की नई धारा अर्थात द्विवेदी युग का नाम इसीलिए दिया था। इस भाषा ने प्राचीन रूढ़ियों से विद्रोह करते हुए स्वच्छंदतावादी साहित्यकारों का मार्ग प्रशस्त किया। कहा जा सकता है कि द्विवेदी युग में हिंदी भाषा परमार्जित एवं परिष्कृत होकर उदित हुई थी। द्विवेदी युग और हिंदी भाषा का विकास, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि भारतेंदु जैसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति के कारण हिंदी भाषा के विकास ने किस प्रकार गति आई, उनकी प्रेरणा से
हजारों लेखकों की मंडली तैयार हो गई और इस मंडली ने अपने लेखों और काव्यों से हिंदी भाषा के समृद्ध और संपन्न किया। इस युग के लेखकों की दृष्टि हिंदी के प्रचार प्रसार पर अधिक थी, अतः इनकी भाषा में त्रुटियां बहुत थी। स्वयं भारतीय मंडल के लेखकों में भाषागत देश थे। वे इच्छा, क्रिया, आशा आदि का प्रयोग किया करते थे। भाषा बिगड़ने के एक कारण दूसरा भी था कि अब हिंदी के उन पाठकों की संख्या बढ़ गई थी जो अनुदित उपन्यास पढ़ने में रुचि रखते थे, किंतु अन्य भाषाओं से हिंदी में अनुवाद करने वालों ने इस भाषा की अच्छी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं समझी। उन्होंने शब्दकोश से अर्थ लगाकर ही अनुवाद का कार्य शुरू कर दिया। इस प्रकार जहाँ एक ओर अंग्रेजी शब्दों के अर्थ के आधार पर स्वार्थ लेना, जीवन होड़ आदि न जाने कितने ऐसे शब्द आए अनुवाद होने लगे, वहीं बंगला शब्दों के अर्थ पर लांदना, फांदना, बसंत रोग आदि अर्थ का हिंदी में प्रयोग होने लगा। इस संकट की घड़ी में एक ऐसे व्यक्तित्व का आगमन हुआ जिसने इस स्थिति को संभाला ही नहीं वरन उसे बहुत सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचा दिया, और इस प्रतिभा संपन्न व्यक्तित्व का नाम था महावीर प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से भाषा के विकास का ही नहीं उसके परमार्जन का महत्वपूर्ण कार्य किया। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन यद्यपि इंडियन प्रेस इलाहाबाद से सन 1900 में शुरू हुआ था, सन 1903 में इसके संपादक आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को मनाया गया। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का सन 1920 तक संपादन किया। हिंदी गद्य के विकास में भी नहीं, आधुनिक हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में भी सरस्वती का अप्रतिम योगदान है। सरस्वती को द्विवेदी के संपादन में जितनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई उतनी किसी अन्य हिंदी पत्रिका को प्राप्त नहीं हुई। द्विवेदी जी के संपादकत्व में सरस्वती ने 20वीं सदी के आरंभिक 2 दशकों के प्रतिनिधि साहित्य को प्रस्तुत करने का मंच प्रदान किया। सरस्वती ने उस समय की राष्ट्रीय आवाज़ को बाड़ी दी। सरस्वती ने ज्ञान विज्ञान के नए नए क्षेत्रों में प्रवेश किया। यह प्रमाणित किया कि हिंदी में ही जटिल से जटिल विषयों को प्रस्तुत करने की क्षमता निहित है। सरस्वती ने हिंदी भाषा को गद्य की सभी विधाओं से संपन्न बनाने का महत्वपूर्ण प्रयत्न किया। सरस्वती ने हिंदी भाषा को परिनिश्चित रूप दिया, उसमें व्याप्त अनगढ़पन और अराजकता को समाप्त कर उसे एक रूपता प्रदान की। सरस्वती ने हिंदी गद्य और पद्य की भाषा के द्वंद्व को समाप्त किया और पद्य के लिए भी खड़ी बोली को सुनिश्चित किया। ऊपर गिनाए गए ये सभी कार्य ऐतिहासिक महत्व के हैं और सरस्वती ने ये सभी कार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपादकत्व में किया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी उनका काल यद्यपि 1861 से 1938 माना जाता है। वो स्वयं साहित्यकार थे, लेकिन उन्हें कवि के रूप में उतनी प्रतिष्ठा नहीं मिली थी जितनी अपने निबंध और समालोचनाओं के कारण मिली थी। द्विवेदी जी ने सबसे बड़ा काम और सरस्वती के माध्यम प्रकाशन में आने वाली सभी रचनाओं की भाषाओं को सुधार कर परमार्जित और एक रूप किया। द्विवेदी जी भाषा के प्रति बहुत सजग रहते थे और उनकी कोशिश रहती थी कि खड़ी बोली हिंदी अपना मानक रूप ग्रहण करे, क्योंकि इसके बिना किसी महान साहित्य की रचना करना संभव नहीं था। सरस्वती पत्रिका का जन्म साहित्य के नव उत्थान के लिए हुआ था। साहित्य के इतर जीवन चरित्र, प्रकृति वर्णन, यात्रा वर्णन, कवि परिचय, फोटोग्राफी, ज्ञान विज्ञान के नए नए विषय भी सम्मिलित थे। कुछ समय के बाद ही आचार्य द्विवेदी जी ने इसका संपादन संभाल लिया और बड़ी निष्ठा से 2 दशक तक इसका संपादन किया। इसके माध्यम से हिंदी भाषा का परिष्कार किया और मानकता देने में भरसक लगे रहे। यह सामग्री का ऐसा संशोधन करते थे कि अधिकतर लोगों की समझ में भाषा आए। उनके कुछ आदर्श थे। उन्होंने संकल्प किया था कि वक्त की पाबंदी करूँगा, मालिकों का विश्वास पात्र बनने की चेष्टा करूँगा, अपने हानि लाभ की परवाह न करके
पाठकों के हानि लाभ का सदा ध्यान रखूंगा, न्याय पक्ष से कभी नहीं विचलित हूँगा। लोगों के साथ द्विवेदी जी की टिप्पणियाँ भी रहती थी। भाषा परिष्कार के संबंध में उनका स्पष्ट कथन था, यह न देखना कि यह शब्द अरबी का है या फारसी का अथवा तुर्की का है या अंग्रेजी का। देखना सिर्फ यह है कि यह शब्द वाक्य या लेख का आशय अधिकांश पाठकों को समझा देता है या नहीं। अल्पज्ञ लोग भी किसी भी अल्पज्ञ पर विद्वता की झूठी छाप छापने की कोशिश मैंने कभी नहीं की। द्विवेदी जी स्वयं संस्कृत के विद्वान थे, साथ ही भारतीय संस्कृत के पक्के समर्थक तथा स्वदेश प्रेमी साहित्यकार थे। उन्होंने इस दृष्टि से कवियों को इस ओर मोड़ा जिसके फलस्वरूप भारतीय आदर्श स्थापित हुआ। मानव के आदर्श और यथार्थ दोनों रूपों का चित्रण पत्रिका में किया गया। मानव के आदर्श रूप को चित्रित करने के लिए कवियों को मोड़ा और राजा रवि वर्मा के चित्रों को प्रकाशित किया। ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली को स्थापित किया, जिसके संबंध में पंडित नारायण चतुर्वेदी जी कालांतर में सरस्वती के संपादक भी रहे, स्पष्ट शब्दों में कहा। द्विवेदी जी ने सरस्वती के शक्तिशाली माध्यम से अनुयायियों की सहायता और समर्थन से अंत में ब्रजभाषा को साहित्य जगत से निकालकर अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और उनके बाद जो पीढ़ी आई उसके तो संस्कार ही खड़ी बोली के थे। आधुनिक हिंदी भाषा का आदिकाल पृष्ठ 226। आचार्य द्विवेदी जी के समय में ग्रीवज ने हिंदी साहित्य का इतिहास रेखांकन स्केच लिखा था। उसमें उनके संबंध में लिखा कि आचार्य द्विवेदी जी एक अध्ययनशील व्यक्ति हैं और उनकी संपादकीय लेखों में श्रम करने के अतिरिक्त उन्होंने कई पुस्तकें लिखी हैं। उनकी कुछ पुस्तकें मौलिक हैं, कुछ संस्कृत और अंग्रेजी के अनुदित हैं। अनुदित पुस्तकों में मिलकृत स्वतंत्रता और हर्बर्ट स्पेंसर कृत शिक्षा उल्लेखनीय है। पृष्ठ 156। इसी का सम्यक मूल्यांकन करते हुए आचार्य रामचंद्र तिवारी ने व्यक्त किया, नई जीवन दृष्टि ने नई भाषा को माध्यम बनाया। खड़ी बोली पूर्णतः प्रतिनिष्ठित हुई, उसे पंडिताऊपन और ठेठ गंवारूपन से मुक्त करके महाजा संवारा गया। साहित्य सृजन की मूल प्रेरणा समाज सुधार, चरित्र निर्माण या व्यापक राष्ट्रीय हित होने से के कारण इस काल की साहित्यिक कृतियों में कलात्मक निखार तो नहीं आया, किंतु सभी प्रकार की गद्य विधाओं की विकास परंपरा का आरंभ अवश्य हो गया। साहित्य का स्वर क्रमशः गंभीर होता गया और उसमें दायित्व बोध जागा। साहित्य को शिष्ट समाज में प्रवेश पाने के योग्य समझा जाने लगा और सब मिलाकर हिंदी को व्यापक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। हिंदी साहित्य का इतिहास पृष्ठ 526। सामान्यतः द्विवेदी काल सन 1818 से 1918 ईस्वी तक है और इसको 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक 2 दशक भी कहा जा सकता है। द्विवेदी जी ने इस युग की राष्ट्रीय चेतना और नवजागरण की भावना को पूरी तरह से आत्मसात किया था और उसे ही हिंदी साहित्य के आदर्श माना था। उन्होंने साहित्य के मध्ययुगीन आदर्शों का विरोध किया, रीतकालीन भावबोध और कलारूपों को आविष्कृत किया और अपने युग और समाज की ज़रूरतों के अनुकूल साहित्य रचने की प्रेरणा लेखकों में जगाई। उन्होंने साहित्य को समाज से जोड़ा। उन्होंने साहित्य को ज्ञान से जोड़ते हुए कहा था कि ज्ञान राशि का संचित कोश ही तो साहित्य है। उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि किसी भी देश की उन्नति देखनी हो तो उस देश के साहित्य को देखना चाहिए। उन्होंने बुद्धिजीवियों का आह्वान किया कि वे अपनी भाषा में उत्कृष्ट साहित्य की रचना कर अपने देश और समाज को नई दिशा दें। हिंदी भाषा के विकास में फिल्म तथा पत्रिकाओं का भी इस तरह विशेष योगदान रहा और सूचना और प्रौद्योगिकी के साधन माध्यमों का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है। हिंदी विश्व भाषा के रूप में इन संचार माध्यमों की वजह से सामने उभर कर आई। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती के माध्यम से प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, माधव प्रसाद मेष,
बाल मुकुंद गुप्त, नाथूराम शर्मा, शंकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद्म सिंह शर्मा अनेक लेखकों को ख्याति मिली और हिंदी भाषा का परिमार्जन और परिष्कृत साहित्यिक स्वरूप सामने आया। द्विवेदी युग में हिंदी भाषा में गद्य पद्य की विभिन्न विधाओं का महत्वपूर्ण साहित्य लिखा गया। गद्य में विशेष रूप से उपन्यास, कहानी, निबंध, आलोचना के क्षेत्र में उन्नति हुई और महत्वपूर्ण काम हुआ। इसी युग में इन विधाओं का अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बना और इसी स्वतंत्र व्यक्तित्व की नींव पर बाद में इन गद्य विधाओं के महान साहित्यकार और महान रचनाएं दी। कहानी उपन्यास के क्षेत्र में प्रेमचंद, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद, निबंध के क्षेत्र में बाल मुकुंद जी, पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल तथा आलोचना के छंद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसी पत्रिका की देन थी। इसके अतिरिक्त जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, यात्रा विवरण जैसा कि कई नई विधाएं महत्वपूर्ण लेखन कार्य हुआ। अब आगे हम 20वीं सदी से हिंदी भाषा के बढ़ते हुए चरण पर चर्चा करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आधुनिक युग में सन 1947 में संविधान के अंदर हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिली। हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रतिष्ठा मिलने के बाद ही हिंदी के परिचय में वृद्धि हुई और उसके प्रकार भी बढ़ गए। साहित्यिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संपर्क के कारण नई नई विधाओं और साहित्यिक धाराओं का प्रवर्तन हुआ, जिससे हिंदी समुन्नत और संपन्न बनी। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे। द्विवेदी काल के बाद साहित्यिक दृष्टि से हिंदी भाषा का विभिन्न दिशाओं में जो विकास हुआ है, उसके समक्ष विश्व की कुछ ही भाषाएं ठहर सकती हैं। यही कारण है कि आज भारत में संप्रेषणीयता की दृष्टि से हिंदी सर्वोपरि है। साहित्यिक दृष्टि से द्विवेदी जी के सामने ही छायावाद की धारा प्रभावित हो चुकी थी, जिसके तत्कालवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन में नई कविता, गीत, अकविता से लेकर छड़काएँ, हाइकू लिखी जाने लगी थी। आधुनिक काल में रचित कुछ उल्लेखनीय प्रबंध का आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तक्षशिला उदय शंकर भट्ट, नूरजहां गुरभक्त सिंह, सिद्धार्थ अनूप शर्मा, तुलसीदास निराला, हल्दी घाटी श्याम नारायण पांडे, कृष्णायन द्वारका प्रसाद मिश्र, एकलव्य रामकुमार वर्मा, कुरुक्षेत्र दिनकर, जननायक रघुवीर शरण मिश्र, नारी अतुल कृष्ण, गोस्वामी मीरा, परमेश्वर दुरेक, उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन, झांसी की रानी आनंद मिश्र, द्रौपदी नरेंद्र शर्मा, लोकायतन सुमित्रानंद पंथ, कनप्रिया भारती, आत्मजयी कुमार नारायण, संशय की एक रात नरेश मेहता आदि अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना इस काल में हो चुकी है। इसी काल में अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन शुरू किया। एक के बाद एक दूसरा, तीसरा और चौथा सप्तक प्रकाशित हुआ। गीत, काव्य व नई कविताओं पर कई ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। गद्य में जहाँ उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी लिखे जा रहे हैं, वहीं गद्य की अनेक अन्य नई विधाओं का पर्याप्त विकास हो रहा है, जिनमें प्रमुख हैं रिपोर्टा, डायरी, साक्षात्कार या इंटरव्यू, ललित निबंध, आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखाचित्र, व्यंग्य विनोद, यात्रा साहित्य, पत्र, फीचर, लघु कथा, नुक्कड़ नाटक, रेडियो रूपक, ध्वन नाट्य, सोप और ओपेरा, वार्तालाप, चर्चा, टिप्पणी, पोस्टर, कालोज आदि अनेक विधाओं पर उल्लेखनीय कार्य हुआ है। ज्ञान की विविध विधाओं में पर्याप्त साहित्य प्रकाशित हो रहा है। धार्मिक साहित्य का प्रकाशन तो 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो चुका था, जिसमें निरंतर प्रगति होती चली आ रही है। प्रौढ़ शिक्षा, बाल शिक्षा, अनेक योजनाओं की दृष्टि से आधुनिक युग में इतना अधिक साहित्य प्रकाशित हुआ है कि जिसके सूचीबद्ध करने में ही कई ग्रंथ बन सकते हैं। 20वीं शताब्दी हिंदी भाषा का विकास सभी दृष्टियों से हुआ है। शताब्दी के आरंभ में नागरी प्रचारणी सभा वाराणसी ने शब्द सागर की जो योजना बनाई, वह दूसरे दशक में 8 खंडों में पूर्ण हुई।
इसका संक्षिप्त संस्करण रामचंद्र वर्मा ने तैयार किया। उन्होंने ही मानक कोश तैयार किया और बाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से 5 खंडों में बृहद कोश भी तैयार किया गया। इस समय अनेक प्रकार के कोश कोशकार हरदेव बाहरी, बद्री नारायण कपूर, डॉक्टर सुरेश अवस्थी आदि विद्वानों द्वारा तैयार किए गए, जो नेशनल बुक ट्रस्ट से प्रकाशित भी हुए हैं। केंद्रीय निदेशालय तथा विधि मंत्रालय द्वारा वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली निर्माण कर इन आयोगों ने अनेक कोश प्रकाशित किए हैं। बैंकिंग एसोसिएशन ने भी बैंकिंग की दृष्टि से कोश प्रकाशित किया है। सूचना क्रांति ने तो 21वीं शताब्दी को भी खटखटाया है, पर हिंदी भाषा इस दिशा में निरंतर अग्रसर और अपने विकास के लिए रास्ते शुरू किए हुए हैं। अनेक दिशाओं में से कुछ का संक्षिप्त परिचय हम इस प्रकार आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट। वेब मार्केटिंग की दृष्टि से सर्वप्रथम वेब दुनिया आई। उसके बाद टाइपराइटर, टेलीप्रिंटर की दृष्टि से कई दशक पहले नागरी लिपि आगे आई, पर अब तो फैक्स, पेजिंग व्यवस्था, कंप्यूटर आदि सर्वत्र में हिंदी और उसकी नागरी लिपि मौजूद है। ITI कानपुर द्वारा विकसित जिस्ट का विकास CDEC पुणे द्वारा किया गया। पाठ के वाचन अर्थात टेक्स्ट ऑफ स्पीच का विकास द्रुत गति से हो रहा है। कंप्यूटर के लिए अनेक सॉफ्टवेयर तैयार हो रहे हैं। फैक्स, स्लिप, आकृति, PC, DOS, बैक्स, स्लिप, प्रकाशन, लिप, ऑफिस, अक्षर आदि प्रमुख है। अब तो ऑफिस XP भी उपलब्ध है। हिंदी सीखने के लिए लीला प्रबोध, लीला प्रवीण जैसे अन्य प्रोग्राम आजकल उपलब्ध हैं। इंटरनेट में ईमेल आदि की सुविधाएं भी अब पूरी तरह से हिंदी में उपलब्ध है। कहना न होगा कि उपरोक्त वर्णन से आप समझ सकते हैं कि अब हिंदी भाषा देश की राष्ट्रभाषा बनने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान स्थापित करने के लिए पूर्णतः सक्षम है। अब आगे हम हिंदी भाषा और उसकी बोलियों के विकास पर चर्चा करेंगे। नमस्कार। स्वाध्यायः परमं तपः। स्वाध्याय टीवी